सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम बरकरार रहेगी या नहीं, सबको पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान के फैसले का इंतजार है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पड़ने वाली इख्तिलाफात की खलीज हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज अब दबे अल्फाज में नहीं बल्कि साफ साफ बिलावल पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगा रही हैं और दो टोक कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक ओहदे के लिए अवाम के हक़े हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम भी उसूल कुर्बान कर दें तो स्थान पर भारी हो सकते हैं। भारी होना सबको आता है, लेकिन उसूलों पर चलना सबसे अच्छी बात है। क्या कहा उन्होंने, जरा ये सुनिए। निहायत अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कौज़ को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने बाप से वोट ले लिए। ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। भाई, असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है। तो बिलावल जरदारी जो कल तक कहते थे कि वाइस प्रेसिडेंट को जवाब देना होता तो अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को कहता, लेकिन अब नून लीग की नायब सदर के जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद ही मैदान में आ गए। कुछ महीनों पहले तक जो भाई बहन एक दूसरे को चाय की दावत पर बुलाया करते थे, वो आज एक दूसरे को ठंडा पानी पीने और लंबी लंबी सांसें लेने का मशवरा दे रहे हैं। सुनिए बिलावल का जवाब। 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है तो हमारा हक ऑपोजिशन लीडर क्लेम करने और बनने का है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई नुकसान हो, लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। तो बिलावल यहीं रुके नहीं, बल्कि मरियम नवाज की जानिब से खुद को सिलेक्टेड कहे जाने पर बिलावल भुट्टो ये बता रहे हैं कि सिलेक्टेड का लफ्ज़ उन्होंने ही दिया और वो जानते हैं कि ये किस पर इस्तेमाल हो सकता है। क्या कहा उन्होंने इस लफ्ज़ के बारे में, ये भी सुनिए। आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? आपको पता है कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद रहेगा तो फिर हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकेंगे। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। तो मरियम नवाज से इख्तिलाफात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी अब भी ऑपोजिशन इत्तेहाद से पुरुमीद हैं और अपनी मुंह बोली बहन से नाराज़गी के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो का रुख अब हमजा शहबाज की जानिब कर दिया है और हमजा शहबाज में बिलावल को अगला वज़ीर आला पंजाब भी नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर पंजाब में किसी का वज़ीर आला बनने का हक है तो वो सिर्फ हमजा शहबाज हैं, क्योंकि पंजाब में ऑपोजिशन लीडर इस वक्त वही हैं। क्या कहा बिलावल ने इस बारे में, ये भी सुनिए। कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। तो अब अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी का झुकाव मरियम नवाज से ज़्यादा हमजा शहबाज की तरफ हो गया है। इसीलिए बिलावल के इशारे के बाद पीपल्स पार्टी ने पीडीएम सरबराही इजलास में भी मरियम नवाज के बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ तैयार कर ली है और बिलावल भुट्टो की हमजा शहबाज से जल्द मुलाकात भी हो सकती है। अगला पीडीएम सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, वो जब भी होगा, क्योंकि एक तो लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होनी है और फिर साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ चल सकते हैं या नहीं और किन टर्म्स पर एक साथ चल सकते हैं, इसका फैसला होना भी अभी बाकी है और अगले इजलास में शायद इससे मुताल्लिक कुछ हकाइक सामने आ सकें। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं जो पिछले 2 दिन में
में बर्पा हुई है। गुफ्तगू करते हैं, ज़रताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हैं। ज़रताज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये 2-3 रोज़ से ऐसा लग रहा था कि PDM में बड़ी तलखी, बड़ी कशीदगी सामने आई थी। मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड कह रही थी, बिलावल ने भी उनको जवाब दे दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने जो एक इशारा दिया कि अब वो शायद हमजा शहबाज की तरफ फोकस करना चाहते हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मरियम नवाज़ शायद साइड में हो जाएं। अभी उनकी तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे, तो रेस्ट पर भी हैं, 2 रोज़ से मंजर से गायब हैं, और हम अगर हमजा शहबाज उनकी जगह आकर ले लें तो शायद फिर PDM के इत्तेहाद में वो जोर पड़ जाए जो इब्तिदा में कुछ महसूस हो रहा था। क्या सोचती हैं ज़रताज साहबा? थैंक यू जी। देखिए जी, जो जिस्मानी जिसको भी बीमारी अल्लाह उनको शफा दे, लेकिन जहनी बीमारों का कोई इलाज नहीं है। कुछ कुर्सी के मारे जो है लाइलाज लोग हैं जो कुर्सी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको कुर्सी चाहिए होती है। बहरहाल PDM का जो तमाशा लगाया गया है, चाहे सड़कों पर लगाया गया है, चाहे ऐवान में लगाया, हर जगह उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। और अब अगर बेहतर है कि बेवकूफ़ी और एक बग़ैर अक्ल के फ़ैसलों चलते चलते जिस तरह मरियम बाजी ने अपनी पार्टी को डबोया है और अपनी पार्टी का बड़ा गर्क किया है, न सेनेट में उनकी कोई हैसियत रही है, न ऐवान में कोई हैसियत रही है, पॉलिटिकली भी कोई हैसियत नहीं रही है। और बेसिकली तो मैं यही कहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत ही जो मरियम नवाज़ उसकी सियासत का जनाजा निकाल दिया, PMLN को इस्तेमाल किया उन्होंने। और वैसे भी वो खुद साख्ता लीडर बनी हुई थी PMLN की, और जब आप अपनी पार्टी का नहीं सोचते और आप समझते हैं कि मैं खुद एक्सेल कर जाऊंगी, तो पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल पार्टी का ही सिस्टम है, वहाँ अपनी पार्टी को उन्होंने डबो दिया है। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इनको सेलेक्टेड कहना और इनका उनको सेलेक्टेड कहना, बेसिकली तो दोनों ही सेलेक्टेड हैं। जर्नैलों की गोद में पले बढ़े हैं, एक ज़ियाउल हक की गोद में, और जो दूसरा है वो इनके जो भुट्टो साहब थे वो जनरल अयूब साहब को डैडी कहा करते थे। तो दोनों सेलेक्टेड हैं, और दोनों की सिलेक्शन जो है एक अब पर्ची के ज़रिए हो गई है, खुद साख्ता चेयरमैन बन गया, दूसरी फ़ोन कॉल के ज़रिए बन गई है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बेटर खेला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी गवर्नेंस मज़ीद बेहतर करनी है, हमने मज़ीद अच्छा मुल्क के लिए बेहतरी करनी है। जिस तरीके से हम इंसाफ सेहत कार्ड तमाम सूबों में देना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम 10 बिलियन ट्री सुनामी पे काम कर रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलों से लड़ रहे हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सॉरी मेरी आवाज़ जा रही है आपको? जी आपको जी ज़रताज साहब आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू आप अपनी बात रखिएगा, फिर मैं अगला सवाल रखता हूं। जिस तरीके से ये नए जिस तरीके से हम घर सबको देना चाहते हैं, हम अपनी गवर्नेंस बेहतर करेंगे। बाकी PDM का तमाशा जनाजा तो वैसे ही निकल चुका है, तो अगर वो अब हमजा शहबाज से बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो बातें तो दुरुस्त साबित हुई ना, कि PMLN इन द एंड स्प्लिट हो चुकी है, इनमें दरारें पड़ चुकी हैं, ख़ानदान का आपस में कुर्सी का झगड़ा चल रहा है कि PMLN को किसने टेक ओवर करना है। पहले जरदारी हाउस ने मरियम नवाज़ की सियासत का जनाजा निकाला, चलो अब हमजा की बारी है। लेकिन ज़रताज साहब आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेटर खेला, ये वाकई पॉलिटिकली बेटर खेला पीपल्स पार्टी ने, या जो मरियम नवाज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं पीपल्स पार्टी पर कोई अंदरूनी खाना किसी से रब्ता होने के, डील होने के, सिलेक्टेड होने के, वो इल्ज़ामात सही हैं? पॉलिटिकली बेटर खेला पीपल्स पार्टी ने? देखिए अरबाब, कुछ अर्सा तो पहले मरियम नवाज़ पीपल्स पार्टी के नारे लगा रही थी ना, भुट्टो जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, बिलावल जिंदाबाद, और जाके जब उन्होंने माथा रगड़ा था बेनज़ीर भुट्टो की जाके कब्र के ऊपर, वहाँ पे जो वो फूल और चादरें चढ़ा रही थी, कोई बुराई नहीं है किसी पॉलिटिकल लीडर की इज़्ज़त करने में, लेकिन उन्हीं के वालिद ने बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। तो अब थोड़ी देर के बाद अब उनकी दोबारा मतलब ये सारी कहानी तो सेनेट से शुरू हुई है। जब गिलानी साहब को जब उन्होंने सेनेटर मुंतखब करवाना था नेशनल असम्बली से, जब उन्होंने वोट लेने थे, तो उसके दाएं बाएं जो खड़े होते थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा PMLN की ही एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, एहसन इकबाल हुआ करते थे साथ, और शायद खाकान अब्बासी, और जो कि कितने सुरखाब के बर्ग गिलानी साहब में लगे हुए हैं, उनके कोट में कॉलर में कितने फेदर्स लगे हुए हैं, कितने को वो बड़े डेमोक्रेट्स और कितने को अच्छी उनकी पर्सनैलिटीज़ की सारी तावीलें मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब भी दिया करती थी। तो अब अगर वो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और अंदरून खाना किसी की किससे बात हो रही है, देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए एडवोकेसी करती हैं, अपने लिए इलेक्शन के लिए अपनी राहें बनाती हैं, और मैं तो ये तो शुरू दिन से ऑब्वियस था, ज़बरदस्ती मरियम नवाज़ पता नहीं क्यों उनके कंधे पे समझ रही कि मैं सियासत करके कोई बहुत बड़ी लीडर बन जाऊँगी, तो आखिरकार जरदारी ने तो उनके साथ तो हैंड कर दिया, वो अपनी सिंध की हुकूमत को क्यों जाने देते। और फिर दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ ने एक तरफ देना तो इस्तीफ़े थे, जाके खुद जो सेनेट का इलेक्शन हरा के अपनी पार्टी का जो बेड़ा गर्क करवाया उन्होंने PMLN का,
वहाँ पे देखें पीपल्स पार्टी ने, मैं तो यही समझती हूँ, बेटर खेला। वो अपनी सिंध की हुकूमत को क्यों जाने देते? कोई पॉलिटिकल पार्टी रफाई इदारा नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि इलेक्शन लड़के आप हुकूमत लें। बेसिकली तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, वो उनकी सिंध के अंदर गवर्नमेंट है पिछले 13 साल से, तो वो अपने इस्तीफे इनको क्यों पेश करते हैं? और फिर उन्होंने तो जो जरदारी साहब में शर्त लगा दी थी कि हाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए तो शर्त है, तो इस्तीफे उनसे मशरूत है। मेरा ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो जिधर से रब्ता करता है। जरदा साहब, पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है कि रहकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, वो तो बज़ाहिर हुकूमत को सूट करती है कि उससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं। लेकिन पंजाब में जिस तरह वो तहरीक अदम एतमाद लाने के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक वो तैयारी के साथ लेकर आते हैं तो फिर ये हुकूमत को डेंट भी पड़ सकता है, चूँकि पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बहुत ही माइनर से फ़र्क से आपकी बढ़तरी है, क्योंकि नून लीग की वहाँ बहुत ज़्यादा सीटें थीं और अगर नून लीग इस पर राज़ी हो जाती है, अभी तो वही राज़ी नहीं है, तो फिर पंजाब की हुकूमत ख़तरे में आ सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं देखिए अरबाब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। हर जगह ही पीडीएम को नाकामी हुई और पीडीएम में तो बहुत सारी पार्टियों का अपना वजूद भी मिट गया है। दोनों बीमार बहन भाई मौलाना फजल रहमान और मरियम बाजी, दोनों बहन भाई इस वक्त बीमार होकर पड़े हुए, और अच्छा है शर्मिंदगी से बचने के लिए अगर साइड पर कुछ दिन हो जाए, शायद कुछ बेटर और अक्लमंदाना फैसले कर ले, क्योंकि जब बंदा एक गलती करता है तो उसके ऊपर हज़ारों और गलतियाँ करता है। और दोनों ही पार्लियामेंट से बाहर है ना। बाजी ने कभी काउंसलरशिप का इलेक्शन लड़ा है और मौलाना फजल रहमान अली अमीन गंडापुर से बड़े बुरे तरीके से हार गए हैं। तो यहाँ पे इनका जो इन्होंने कंधा इस्तेमाल करना था, इनके पास अपना तो ज़्यादा वोट तो नहीं था, तो पीएमएलए ने पीपल्स पार्टी का कंधा यूज़ करना था, वो उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने आराम से सेनेट में अपना जो अपोजिशन लीडर गिलानी साहब को बनवा लिया और इनको मुँह लगाना भी पसंद नहीं किया। अब पंजाब के अंदर अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई ये ख्वाहिश कर रहा है कि ये दोनों मिलकर किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत हटा देंगे, तो ये भी गलत फहमी है। कोर नाकामी का इनको सामना करना पड़ेगा। देखिए ये ज़लील ख्वार हुए, शर्मिंदा हुए, नाकाम हुए, चाहे सड़कों के ऊपर हुए, जलसों में हुए हैं, सेनेट के इलेक्शन के अंदर हुए हैं, कौमी असम्बली के उसमें हुए हैं, बाई इलेक्शन के अंदर हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुए हैं, मीडिया के अंदर हुए हैं, हर जगह इनको नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और अगर पीपल्स पार्टी इतनी कोई बड़ी कोई हैसियत रखती है, जो कि मेरी नज़र में तो कोई हैसियत नहीं है, अगर वो समझते कि वो पंजाब में कुछ कर सकते हैं, तो पहले अपने मुराद अली शाह को क्यों ना वो हटा दें। नालायक निकम्मा जो पिछली दफ़ा से अब तक जो मुसल्लत है, वज़ीर ख़जाना भी इनका वही है। कभी वो इसकी फ़ंड खा जाता है, जो वहाँ पे पेंशनर्स हैं, 3.5 अरब से तो उनकी पेंशन खा गया है। कभी जो है वो लड़काना में कुत्ते काट लेते हैं लोगों को, वहाँ पे दवाई और वैक्सीन ख़त्म हो जाती है, अभी तक वो नहीं इन्होंने ख़रीदे हैं। दूसरी तरफ देखें तो कराची इतना गंजदा हो गया है, लड़काना इज्जदा हो गया है, थर के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो फिर अगर पंजाब हुकूमत से बुज़ार साहब के ख़िलाफ़ वो कुछ करना चाहता है, तो फिर अपने निकम्मे नालायक मुराद अली शाह को हटा देना, वो तो बड़े एक्सपीरियंस है, उनको हटा दें। जी लेकिन जरदा साहब, ये जो आप बात करें ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इंतखाब की, सेनेट इंतखाब में भी पीडीएम ने कामयाबी हासिल की, गिलानी साहब जीते और हफीज़ शेख साहब हुकूमती कैंडिडेट हारे। और उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाब था वहाँ भी नौशहरा में आपके अपने होम ग्राउंड पर नून लीग ने पीडीएम के जोर पर शिकस्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ओवरऑल आप बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो वो हुकूमत के अगेंस्ट गए। डस्का का इलेक्शन अभी पेंडिंग में, वो रीपोलिंग होगी, लेकिन उसके अलावा आप जितने भी देखें हुकूमत जीतने में नहीं कामयाब हो सकी। नहीं अरबाब, आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रा दोबारा देखें ना। कुरम से जो जमीयतुल उलमा फे की सीट थी वो हमने जीती है, हमारे एमएनए ने ओथ ले लिया, हमने वहाँ से एक सीट जीती है। जो नौशहरा का इलेक्शन हुआ था इसमें केपी का, हमें वहाँ पे वैसी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी क्लीन मेजॉरिटी हासिल है, एक सीट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेसन लर्न, हमने वहाँ से सीखा है कि आपस के और अपने झगड़ों से जो है उसका नुकसान होता है, तो वी विल लर्न फ्रॉम देम। बाकी उसको एक सीट हारने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक आपने डस्का की और उसकी बात की थी, देखिए ये सारी सीटें तो पीएमएलएन की थी, उधर भी हम अपना वोट हम सिक्योर करने में, ज़्यादा करने में कामयाब हुए। जिधर हमें कहीं पर 12,000 या 25,000 वोट पड़ा था, वहाँ हम 50,000 और 60,000 के वोट से गए हैं। हमने अपनी वोट बैंक को हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ाया है, हमारे कैंडिडेट बहुत बेटर मैदान में उतरे हैं। हमने ऑन दी होल अगर देखो, जहाँ तक आपने सेनेट की बात की है, तो सेनेट में एक पैसे दे के ज़मीर ख़रीद करके, और वो भी तो वीडियो प्रॉपर रिलीज़ हुई थी, वो सब ने दुनिया ने देखी कि गिलानी साहब के बेटे क्या कर रहे थे और प्रॉपर किस तरह बकरा मंडी और सेनेट के अंदर उसके वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया। वहाँ अल्लाह ताला ने फिर हमें, जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए, तो हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। हम 178 वोट लेके पिछले दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। फिर सेनेट के अगर आप देखें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हमारे बन गए हैं, तो हमें तो हर जगह पे कामयाबी। पीडीएम से बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, इसलिए सब वो भूल गए कि गिलानी साहब के इलेक्शन में जिन 16 लोगों ने उनके हक में वोट दिया था,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका क्या किया? वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, पता चल गया वो 16 नाम कौन से हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब कहते थे कि वो नाम वज़ीर आज़म को पता है, वज़ीर आज़म को खुद भी उन्होंने कहा कि मुझे वो इल्म है कौन लोग हैं। अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों सामने नहीं आ सकी? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर नाम का पता यकीनन होगा, मैं तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले भी जिन लोगों ने केपी के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में धोखा किया था और उनकी वीडियो भी आ गई थी, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी नहीं बख्शा था। 2018 का जनरल इलेक्शन था और पार्टी से इतने सारे MPs को निकालना है कि आप खुदा न खासा इलेक्शन भी हार सकते हैं। असूली मौक़िफ़ है, हम लोग असूल की सियासत करते हैं, हम हक़ की सियासत करते हैं, हम सच की सियासत करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वैसे ही बड़े बहादुर हैं, वो बोल्ड स्टेप ले लेते हैं। यहाँ तो काउंसलरशिप का इलेक्शन कोई नहीं छोड़ता, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टरशिप का ले लिया। तो अभी भी जिनके नाम है, जो वो वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद डिसाइड करेंगे, वो खुद बताएंगे, लेकिन ये कि ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि किसने कहाँ पे किसके साथ डुबैकल किया है, किसने कहाँ पे वोट ख़रीदा है, किसने जानबूझ के ज़ाया किया है। क्योंकि जब आप पार्टी के टिकट के ऊपर वोट लेकर आते हैं तो ये आपकी मॉरल वो भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और वैसे पॉलिटिकल भी है कि आपको अपनी पार्टी से सिंसियरिटी भी यही होनी चाहिए। और वैसे हाउस के तकद्दुस की खातिर भी आपके पास जितनी मेजॉरिटी आपकी उतनी ही सैनेटर्स बनने चाहिए। सो आई टोटली एग्री विद यू, ये एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि ये लोग एक्सपोज होंगे जिस तरह पहले हुए। तो जरदार साहब भाई, हफीज़ शेख साहब को भी हटाया गया, महमाद अजहर साहब नए वज़ीर हो सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे खान साहब? उनको क्यों हटाया गया? नदीम बाबर साहब को हटाया गया है, अब ज़ाहिर इंक्वायरी होगी पेट्रोलियम बहरान की। ये अब तक तो इंक्वायरीज कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ये साल 1.5 साल क्यों हुकूमत इंक्वायरीज में लेती है? फिर कहीं कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा होता। जिन साहब को हटाया जाता है फिर वो दोबारा किसी और ओहदा उनको दे दिया जाता है। इससे पहले आमिर कियानी साहब की मिसाल सामने है। तो इन लोगों के खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं होते जो काबीना का हिस्सा होते हैं लोग? देखिए, अरबाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली कैबिनेट और पहली हुकूमत है जहाँ पे रिपोर्ट्स भी बनती हैं। अगर हमारी अपनी किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको सीट से हटा भी दिया जाता है। सबसे सख्त पिनलाइजेशन तो हमारी अपनी कैबिनेट और अपनी मिनिस्ट्री और अपनी गवर्नमेंट के अंदर है। जहाँ तक उसकी बात है, नदीम बाबर साहब की बात है, तो वो अपने मिनिस्टर को बड़ा अच्छा समझते हैं और अच्छा काम करे थे। अगर असद उमर साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने तो यही फरमाया है कि जो इसका बहरान आया था, पेट्रोल बहरान आया था, जब तक वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, इसलिए से मॉरल अथॉरिटी के तौर पर उनको अलग कर दिया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और ये सब चीज़ें ओगरा करती है, रेगुलेट करती है प्राइसिंग को भी, और ये तमाम जितने भी पाकिस्तान में कितना पेट्रोल आना है ये मिनिस्ट्री के नहीं करते। अगर मिनिस्ट्री ही रेगुलेट करना शुरू करे तो रेगुलेटर का काम ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक आपने हफीज़ शेख साहब की बात की है, देखिए मैंने अभी तो अरबाब मैंने तो TV पे ही देखा है, मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जब होगी तो मेरा ख्याल में अगर फ़र्ज़ करे वो चेंज भी करे वो, तो वो प्रॉबेबली वही सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर है कि जब आप जिसको एक फेडरल उसका ओथ लेते हैं तो फिर उसको इलेक्शन लड़के जीत के आना होता है, तो वो तो एक मेरा ख्याल में। तो अब लेकिन ज़रदार साहब, ये जो इस वक्त जो PDM के जो इशूज़ हैं उससे एक मौका मिला है हुकूमत को, एक टाइम मिला है हुकूमत को सोचने का अवामी इशूज़ पर। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं, अब इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है? वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया है यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीज़ें देने का, लेकिन ये अभी रमज़ान आया नहीं है और मुनाफाखोरी और एक अपने उरूज पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, और हमें कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। वो माजी में एक टाइगर फोर्स हुआ करती थी, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। एक बार फिर रमज़ान माजी की तरह आवाम पर बड़ा भारी गुजरे? नहीं, इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिल रहा है। और जो सब्सिडाइज चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अरबों के पैकेज का ऐलान किया है, उसमें भी कोई इंशाल्लाह मार्केट में कोई कमी नहीं आएगी। और जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, देखें आप उसको देखें, 10 बिलियन से जो है जिसकी सेल हुआ करती थी उसको हम 100 बिलियन पे लेकर गए। इसका मतलब है कि लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं। फूड चेन और फूड सप्लाई वहाँ पे जारी है। कोविड के बावजूद भी अगर आप देखें, हमने मार्केट में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ जो हैं वो आवाम को पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। महंगाई क्यों नहीं, उसमें कमी क्यों नहीं आ रही? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हुकूमत कीमतों को? अभी बिजली की कीमत बढ़ाने से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इस पिछले 1-1.5 साल में कितनी ज़्यादा कीमतें बिजली की भी बढ़ चुकी हैं। पेट्रोलियम प्राइस में 2-3 महीने में ज़रूर इस्तेहकाम आया है, लेकिन उसका असर आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा। जिस चीज़ की कीमत एक बार बढ़ जाती है वो वापस नहीं आ पाती। कोई फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या कहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं है? इस वक्त कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है मौसर जिस पर अमल करके इस वक्त से निपटा जा सके? डिफरेंट कमोडिटीज़ होती है ना, जो देखें जो मौसम के लिहाज से चीज़ें पैदा होती हैं उसमें कमी बेशी तो वक्त के लिहाज से डिमांड सप्लाई होती है।
जब टमाटर 400 रुपये किलो था तो सारा मीडिया दिखा देता, जब 40 रुपये किलो हुआ तो कोई उसकी बात नहीं करता। वो मौसम के लिहाज से होता है कि जिस चीज़ का सीज़न होता है वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप देखिए पेंडेमिक के अंदर भी किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन किया और चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया, आवाम तक डायरेक्ट रिलीफ दिया। 208 अरब का तो एहसास कैश प्रोग्राम दिया, 12,000 लोगों को घर बैठ के दिए ताकि डायरेक्ट रिलीफ जो है वह पहुँचा जाए। उसकी तो दुनिया ने तारीफ़ की है। तो जहाँ तक महंगाई की बातें, देखें अरबाब आप भी मुसलमान हैं, मैं भी हूँ, सारी दुनिया में जब इन लोगों के कोई मज़हबी त्यौहार होते हैं दुनिया में किसी भी उसके मुल्क में, अगर आप देखें तो वो तो उल्टा चीज़ें सस्ती कर देते हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स या फिर हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो कीमत किसी चीज़ की देना चाहती है या वो इंश्योर करती है, वो तो फिर इंतज़ामिया का भी काम। इसके अलावा आवाम की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ज़रूर जो है ये सोचना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना वो मुनाफाखोरी का नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की एक नेकी का एक महीना है जिसमें बरकत है और रहमत है। वहाँ पे हमें ज़रूर जो है ख़ुद को भी चीज़ों को भी वो करना चाहिए, मसनूई महंगाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रताज गुल साहिबा बराह माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि रमज़ान मुबारक में एक बेहतर स्ट्रैटेजी हुकूमत की नज़र आएगी और लोगों पर इस बार वो बोझ नहीं पड़ेगा जो माजी में पड़ता रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दिखाई दे रही है, किस तरह ये खलीज बढ़ रही है, ये कशीदगी मुस्तकबिल में कम होगी या नहीं, दोनों जमातें साथ चल सकेंगी या नहीं, क्या फ़ैसले करने जा रही हैं दोनों जमातें, और फिर PDM क्या मुत्तहद रहेगी या नहीं, माइज़ा हमीद साहिबा से जानते हैं। माइज़ा साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या लग रहा है आपको, क्या पीपल्स पार्टी मरियम नवाज़ साहिबा को छोड़कर हमज़ा साहब से रब्ता इस वक्त करना चाहती है कि नून लीग को हमज़ा साहब लीड करें? अगर ऐसा वो सोचते हैं तो फिर नून लीग का क्या जवाब होगा? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि MLN में हमजा साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, जिससे भी कांटेक्ट करेंगे हमारी एक ही स्टांस है, हमारा एक ही जो है वो असूल है कि हमने PDM में को इकट्ठा रखना है और PDM में जो है वो PDM के थ्रू जो है अपनी तहरीक चलानी है, जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एक ऐसी हमारे कायद हैं जिनकी बात को हम टालते नहीं हैं और ना ही हम उनकी बात उस पर कोई डिसएग्रीमेंट है हमारी। तो सारी पार्टी और फैमिली जो है वो इकट्ठी है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई हमजा है तो कोई नून है तो कोई तीन है तो कोई मरियम साहिबा जो है वो अलहदा है, ये कोई गलत फहमी जो उसका शिकार है या खुश फहमी का शिकार है, वो लोग शिकार है। चलें, इन अफवाहों की तो आपने बिल्कुल वजाहत कर दी, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी कर चुकी है, गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर बन चुके हैं, उनके अपोजिशन लीडर रहते हुए क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ PDM में चलेगी? देखिए, ये हम डिसाइड करेंगे आने वाले दिनों में और इसमें जो है मुशावरत का फिर सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मरियम नवाज साहिबा की तबीयत नासाज है तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सियासी डिफरेंसेस होती हैं, नोक टोक होती है। पीपल्स पार्टी का अपना एक विजन है, PMLN का अपना विजन है। जब इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, हम दो पार्टी जो है अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगी, बल्कि सारी पार्टीज अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगी डिफरेंट मैनिफेस्टोज के साथ। बट ये नहीं है कि जो PDM है वो उसका प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा और PDM की जो तहरीक है वो जो है वो फाल भी रहेगी, ये फाल रहेगी। और ये हुकूमत की जो करप्शन है, हुकूमत ने जो वादे, हुकूमत की मिस गवर्नेंस है, बेरोजगारी है, आटा चोरी है, चीनी चोरी है। माइज़ा साहब, ये ठीक है, चलें माइज़ा साहब इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर माइज़ा साहिबा से इस पूरी सूरत हाल पर मजीद सवाल भी करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो माइज़ा साहिबा, पिछले 3 दिन से जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो तलखी कशीदगी दोनों पार्टियों के दरमियान मौजूद है, गो कि उसमें किसी हद तक कमी भी आ रही है। अब उस तरह से रिस्पॉन्ड एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं किया जा रहा, लेकिन ये एतराज़ात, ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ मीडिया में आकर ही बयान किए जा रहे हैं, टेलीविजन पर ही आकर ही इस पर बात की जा रही है, या फिर अंदरूनी खाना राब्ते में हैं आप लोग दोनों पार्टीज आपस में? देखिए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो सियासी नोक ठोक है ये सिर्फ मीडिया तक की है। असल में ये पॉलिटिकल पार्टी का जो है उसमें जो डिफरेंसेस आई हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह, बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, और इसको जो है वो
हम इस तहरीक को कामयाब करेंगे। हमने इस हुकूमत को निकालना है, ये अवाम के लिए खतरा बन गई है कोविड की तरह। अब बात ये है कि ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमें आगाह करती या हमारे साथ जो है मुशावरत कर लेती इस यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो अपोजिशन लीडर बनने पे। तो ये हमारा एक जायज मुतालबा है और ये मुतालबा जो है हमने आके जो है वो ऑन एयर उनकी तरफ से तो कितना वाज़ेह बताया गया था कि आजम नज़ीर तारड़ साहब पर उनको एतराज़ था, अगर आप लोग अपना कैंडिडेट चेंज करते तो फिर शायद कहीं कोई दरमियानी राह निकल सकती थी, फिर वो इतना एक्सट्रीम पर नहीं जाते। देखिए, डेडलॉक की बात तो तब आती है ना जब मुशावरत होगी तो डेडलॉक होगा ना। जब आप मुशावरत नहीं करते और आप एक तरफ आपका वफद जो है वो आके रायवन पे बैठा हुआ है मरियम नवाज साहिबा के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो है नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं जिसका ना मीडिया को पता चला, उसी वक्त मीडिया को पता चला और हमें ना पीडीएम को पता चला। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह ये चीज डिस्कस होनी थी कि तारड़ साहब बनेंगे या यूसुफ रजा गिलानी साहब बनेंगे या पीपल्स पार्टी को तारड़ साहब से जो है वो रिजर्वेशन थी। अगर रिजर्वेशन थी तो वो पहले आनी चाहिए थी ना, जब नोटिफिकेशन हो गया तो बाद में आके क्या ये बात सामने क्यों आ रही है? अच्छा, जिस पॉइंट से सिचुएशन ये ख़राब हुई थी दोनों पार्टीज़ की, वो था पीडीएम की सरबराही इजलास में जो इस्तीफे वाली तजवीज़ थी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, बकिया जमातें देना चाहती हैं। ये सवाल तो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये 4 तारीख को अगर पीपल्स पार्टी की सीईसी इस्तीफ़ों के खिलाफ फैसला कर देती है कि अभी उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चल सकती है, नहीं चल सकती, और पीपल्स पार्टी के बगैर फिर पीडीएम कितनी मौसर रहेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पीडीएम के साथ चले। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि पीडीएम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके अगर थ्रू ही जो है ये नाकाम हुकूमत जो है वो खुदा हाफिज कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस्तीफों की बात है वो भी डिस्कस की जा सकती है, वो भी अभी अंडर डिस्कशन होएगी। लेकिन इस्तीफे जो है, हमारा असूली मौक़िफ़ ये था कि इस्तीफे जो है हमने अपनी लीडरशिप को इसलिए जमा कराए थे, पीपल्स पार्टी बाखूबी वाकिफ थी कि हमने जमा कराए हैं इस इस्तीफे जो है इसीलिए किए कि स्पीकर को हम दे सीरियसली इसको हम इस्तीफों को ले रहे थे। तो पीपल्स पार्टी को इसका पूरा इल्म था, ये लाइल्म नहीं थे, इनको पता था। अब जो है ये कहना कि हमें तो इस चीज़ में पता ही नहीं था कि आप लोगों ने इस्तीफे देने, ये भी गलत बात है। तो 2-3 चीजें हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी आइंदा दिनों में। और 4 तारीख पे माइजा साहब, पीपल्स पार्टी के जितने भी इंडिविजुअल्स आप बात करें जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, जो सीईसी के मेंबरान है, वो किसी भी तौर पर इस्तीफे देने के हक में नहीं है। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी गुफ्तगू की, शहरी रहमान साहब भी वक्तन फवक्तन इस बारे में इज़हार ख्याल कर चुकी हैं। तमाम सीनियर लीडरशिप उनकी इस्तीफे अभी नहीं देना चाहती, तो फिर वो इस्तीफे नहीं देते तो बाकी सारी जमातें इस्तीफे देंगी या नहीं देंगी, या फिर उन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगी? देखिए जी, ये तो मैं अभी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये तो हमारी लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी सीएसी है, हमारी सारी पार्लिमानी पार्टी है, वो डिसाइड करेगी। अभी इस पे मैं अभी इस पे बात नहीं कर सकती ऑब्वियसली। अच्छा, और फिर अब ये जो ये सिलेक्टेड की गर्दान है, ये इस पर कोई ब्रेक लगना चाहिए, चूंकि मरियम साहिबा ने चाहे पहले इशारों में कहा, फिर डायरेक्टली कहा, एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्वीट में कहा, शाहिद खाकान साहब भी टीवी इंटरव्यूज़ में बात कर रहे हैं, फिर बिलावल साहब ने कल आकर सबको जवाब भी दे दिया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक लकीर खिंच गई पिछले दिनों में जिसमें कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो असूली सियासत कर रही हैं, और एक पार्टी है जिसने पिछले दिनों में जो है वो मुफादात को जो है आगे रखा और असूली सियासत कर दी। अब ये पीडीएम जो है असल में असूली सियासत का महवर है, और इसमें जो है सारी वो पार्टीज हैं जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है। हमारे लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमारे ऊपर सियासी मुकदमे जारी हो रहे हैं, हमारे साथ सियासी। आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी ने क्या? एक मिनट मुझे बात खत्म होने दें। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो फिर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं कि हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, इसको इसी तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब दूसरी पार्टी जाके जो है वो कुछ सिलेक्टर्स को मिल के जो है एक ऑपोजिशन लीडर बना लेती है अपना, तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ जो है ये ऑब्वियसली डिफरेंसेस क्रिएट करती है। माया साहब, प्रिसाइसली अगर बता सकें क्या पीपल्स पार्टी ने किसी खुफिया डील के तहत ये काम किया है?
ये अचानक से जी जो? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, ये आप पीपल्स पार्टी से पूछते। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। माइजा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद थी हमारे साथ और नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, और अब पीपल्स पार्टी आगे पीडीएम के साथ किन टर्म्स पर चलना चाहती है, साथ चलेगी या नहीं चलेगी, इस्तीफे देगी या नहीं देगी। अब निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। खोड़ो साहब, ये इस्तीफों का फैसला तो 4 तारीख को होना है आपकी सीसी में, लेकिन गालिब इम्कान यही है, महसूस ऐसे ही हो रहा है कि जो अक्सरियत है मेंबरान की पीपल्स पार्टी के, वो इस्तीफे देने के हक में नहीं है। क्या सोचते हैं आप इस वक्त? हमने पहले भी सीईसी की मीटिंग बुलाकर और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हम इस्तीफा देने के हक में नहीं हैं, क्योंकि पहले सबसे यही बात थी कि जी ये लॉन्ग मार्च की जाएगी, साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाम के साथ चलते हुए आगे अपने डिमांड करते जाएंगे। इस्तीफाओं का ऑप्शन भी जहन में रखा जाएगा। लिखा हुआ ये है। इससे तो फिर हमारा मौक़िफ़ मुनासिब लगता है कि इस वक्त हो सकता है हम इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझते हो। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर हम मुस्तफ़ी शुदा अंदाज में अगर जाएंगे लॉन्ग मार्च में, तो हमारी डिमांड का वो शायद असर ना हो। लेकिन सिटिंग मेंबर जब डिमांड करता है कि मुझे नहीं चाहिए असेंबली, नहीं चाहिए ऐसी इलेक्शन जो 2018 में हुई और फिर से पाकिस्तान में इलेक्शन का मौका दिया जाए, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा वजन हो। ये अपना अपना मौक़िफ़ होता है हर एक का। वैसे भी पीडीएम का यही मसला है कि वहाँ जो भी फैसला हो वो कंसेंसस से होना चाहिए। हमारा मर्जर नहीं है, हमारा अलायंस है। अलायंस है, तहरीक है, जदोजहद है अलायंस में रहकर, जिसमें खदो खाल यही थे कि जलसे होंगे और फिर लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के लिए 2-3 दफ़ा ऐलान करके हम पीछे हटे हैं, जिससे में भी एक लिहाज से मायूसी फैल रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हम पीडीएम के साथ नहीं चलना चाहते। हम तो खुद क्लेम करते हैं कि पीडीएम हमने बनाई, हमने कोशिश की, हमारी बात को माना गया और ये पीडीएम में इतनी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर बैठी। हम तो उन पायनियर्स में से कहलाने का सोच रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि पीडीएम के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। हेलो, कंसेंसस के साथ आप चलने की बात कर रहे हैं। 9 जमातों का कंसेंसस है कि इस्तीफे देने हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि नहीं देने, तो मेजॉरिटी के साथ नहीं आपको सोचते कि जाना चाहिए? चूंकि जब माजी में आपने जब राय दी, आपने तजवीज़ दी सेनेट और ज़िमनी इंतखाब लड़ने की, तो वो उन 9 जमातों ने माना। आज वो 9 जमातें अपनी बात आपसे मनवाना चाह रही हैं, तो आप मानने के मूड में नहीं है। तो सही भाई, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ हो कि पीडीएम के फैसले मेजॉरिटी वोट से होंगे, तो फिर आपकी बात मान लेते हैं। मेजॉरिटी वोट से अगर पीडीएम के फैसले होने थे तो वो लिखा जाना चाहिए था। एक होती है यूनानिमिटी, दूसरी होती है कंसेंसस, तीसरा होता है मेजॉरिटी वोट, और पीडीएम में मेजॉरिटी वोट का जिक्र नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? सही है। तो फिर खोड़सा, फिर क्या, किस तरह से फिर ये पीडीएम आगे चलेगी? बाकी जमातें इस्तीफा देकर चलेंगी, पीपल्स पार्टी बगैर इस्तीफे के चलेगी, या बाकी जमातों को भी आप कन्विंस करेंगे कि अभी इस्तीफा ना दें, और फिर जिस तरह पहले मनाया था ज़िमनी और सेनेट इंतखाब पर, उस तरह से मनाने में भी कामयाब हो जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? इतना लंबा आप इतना लंबा सवाल जो कर रहे हैं, तो आप सुने ना। अवाम के साथ मिलकर हमने हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना है। यही अवाम है जो हमें चुनते हैं, यही अवाम है जो हमें वोट देते हैं, यही अवाम है जो इलेक्शन की डिमांड करते हैं, चाहे उनके ख्वाब पूरे हो या ना हो। जैसे 2018 में भी लोगों ने वोट दिए, लेकिन उनके ख्वाब चिकनाचूर होते रहे, अभी तक चिकनाचूर ही हैं। तो यही अवाम है जो मुल्क की असल कुव्वत है। हम भी अवाम की वजह से हैं। अवाम का अगर डिमांड होता है कि भाई ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे मिसालें हुई हैं कि जो अवाम निकल पड़े रस्तों में। आप देख रहे हो ना आज बर्मा में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। 110 लोग मार दिए गए बर्मा में, म्यांमार में। ठीक है जी, ये क्या है? ये अवामी प्रेशर है जिसका अवाम ने असर लिया है, दुनिया ने असर लिया है। मैं नहीं चाहता कि यहां कत्लो गारत हो, लेकिन यही अवामी प्रेशर है जो हमारे पास एक जमहूरी प्रेशर है।
रही। निसार खोड़ोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस वक्त आपने जान लिया कि पीपल्स पार्टी ऐसा महसूस होता है अभी भी इन्हें के हक में नहीं है और 4 अप्रैल की सीईसी के बाद भी इम्कान ये है कि फैसला ये आएगा कि अभी इस्तीफे नहीं देने। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर किस हद तक खतरनाक हो रही है, पंजाब में एसओपीज मजीद सख्त की गई हैं, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। लोग एहतियात नहीं कर रहे और फिर इस बद एहतियाती का खमियाजा भी खुद आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। लोगों की इस गैर जिम्मेदारी ने हुकूमत का इस वबा से निमटना एक मुश्किल चैलेंज बना दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वजीर आजम भी इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं और उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से कौम के नाम पैगाम में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है, लिहाजा ताकीद करता हूँ कि तीसरी लहर में बहुत एहतियात करें। वजीर आजम ने अपने गुज़िश्ता 1 साल के मामूलात भी बताए। कहा कि 1 साल तक एहतियात की, किसी शादी में नहीं गया, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, 1 साल समाजी फासला रखने के साथ मास्क का भी बाकायदा इस्तेमाल किया और कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महफूज रहा। लेकिन सेनेट इलेक्शन में एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से कोरोना वायरस में मुब्तला हुआ। क्या कहा उन्होंने अपने इस वीडियो पैगाम में, सुनिए। मैंने 1 साल पूरी एहतियात की और ना कभी किसी शादी पे गया, ना किसी रेस्टोरेंट में खाने पे गया, अपनी सोशल डिस्टेंस भी रखी और ज़्यादातर अब मैंने अपने मास्क पहना हुआ था, तो मैं बचा रहा। तो जो पहली 2 दफ़ा कोविड के जो वेव्स आए, जो पीक्स आई, तो मैं बचा हुआ था इस बीमारी से। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट के इलेक्शन के अंदर एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी और मुझे भी ये बीमारी हो गई, ये वायरस हो गई। अब ये सूरत हाल कितनी खराब इस वक्त ख़राब है, तशवीशनाक है। पंजाब में जो इक़दाम उठाए गए हैं, क्या उन्हें दूसरे सूबों में भी उठाया जाना चाहिए? इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, अब ये पंजाब हुकूमत ने आज बहुत सारी SOPs को सख्त किया है, मज़ीद पाबंदियाँ लगाई हैं, ये अब कोविड कंट्रोल की जानिब सही कदम है? क्या यही तरीका है इससे बचाव का? लोगों का ताउन कितना दरकार हो इस वक्त हुकूमत को? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन लिटिल लेट, क्योंकि इस वक्त तो बीमारी बहुत शिद्दत अख्तियार कर गई और हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है। 1 घंटे में 5 से 7 ज़िंदगियाँ जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। और मेरा ख्याल है ये क्राइसिस जो पहले जब से कोविड आया है उससे ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और मैं समझता हूँ कि खाली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी। ओनरशिप मेरे आपके चैनल्स और आवाम के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनको जब तक वो तावन नहीं होगा तो हुकूमत कोई इनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमें खुद अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि हमारी स्टेक बहुत बड़ी है। स्टेक ह्यूमन लाइफ है। और आज की रात इतनी अच्छी रात है कि जितनी गिड़गिड़ा के हम दुआएं मांगें अल्लाह ताला से, कल रोज़ा रखें और यही कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए दुआ मांगें और एक दूसरे की हिफाजत करें। और बेहतर हिफाजत का तरीका है, ना जाएं आज कब्रिस्तान, ना मसाजिद में जाएं, घर में अकेले अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। और जब आप रो रो के अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाएंगे तो पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ मान ले। और वो सबसे बड़ी चीज़ है, ना ये वायरस अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आई, ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर जाएगी। लेकिन अल्लाह ने ये देखना है ये आजमाइश में हम लोगों का कैसे ख्याल रखते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी को ख़तरा डालते हैं या अपनी ज़िंदगी को ख़तरा डालते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, बजाय इसके कि किसी की ज़िंदगी की खुदा न खास्ता कुर्बानी दे दें। और अल्लाह के हुजूर बार बार सब मिल के मांगें और इंशाअल्लाह अल्लाह कभी भी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला जितने लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं हूँ या जहाँ जहाँ हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दें। हमारी सबसे बड़ी दुआ ये होनी चाहिए, क्योंकि वो ये जो SOPs को फॉलो करने वाला मामला है, ये हमारी कौम के, हमारे लोगों के, हमारी आवाम के ज़रा मुश्किल से समझ आता है। अब आज पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदियाँ मज़ीद सख्त की हैं, जिस तरह से थोड़ा लॉकडाउन मज़ीद सख्त करके नाफिज किया है, दीगर सूबों को भी ये फुट स्टेप्स फिर फॉलो करने चाहिए, इसी तरह के इकदाम उठाने चाहिए रमज़ान मुबारक से पहले। सर 100% वो ये इंतज़ार नहीं करें कि उनका भी हशर लाहौर जैसा हो कि क़यामत बर्पा हो तो वो करें। ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये आफत जो
B117 जब म्यूटेशन चली थी साउथ अफ्रीका से यूके में गई और यूके से यहाँ आई, तो ये नहीं हो सकता कि हम इसको लाहौर में रोक सकें या पंजाब की लेवल पे रोक सकें। खुदारा उनको इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अगर हम देर में एक्ट कर रहे हैं तो उनको अभी एक्ट करना है, ऑलरेडी देर है। और मैं ये समझता हूँ कि जज़ा और सज़ा का सिलसिला होना चाहिए, जैसे यूके ने किया, वो हमारे रोल मॉडल हैं। उनके मेरे 3 शागिर्द वहाँ पे फ़ोन छोड़ के सिर्फ अपने घर से बाहर निकले, शॉपिंग करने, बच्चे का दूध लेने एक निकला, और उन्होंने कैमरे ने ट्रेस किया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, और उनकी जीएमसी की रजिस्ट्रेशन जो पूरी ज़िंदगी की हमारी कमाई है वो कैंसिल कर दी गई फिलफौर। तो उसके बाद कौन बेवकूफ़ होगा कि वो डेटरेंस नहीं होगी। मकसद हमें सज़ा देना नहीं है, मकसद ये है कि मिसाल बनाना ताकि लोग रेफरेन करें, लोग कानून को सही मायने में समझें। और कानून बनाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। इस वक्त बात पॉलिटिकल विल से ऊपर है, इंसानी ज़िंदगियाँ स्टेक पे हैं। तो पॉपुलर हुकूमत भी वही होगी जो इस वक्त सज़ाएँ देगी, बहुत सख्त सजाएं देगी, क्योंकि ये इसी तरह है जैसे लोगों को कत्ल करना है कि आप जब आप वायलेट करते हैं मास्क को या सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, या अननेसेसरली घर से बाहर निकलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट से भी और स्कूलों से भी, इन सब पे हमें रेडिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और हमें नहीं इन्फ्लुएंस होना किसी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन से या किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से या किसी से। इस वक्त हुकूमत की रिट बहुत ज़रूरी है और हम सबको मिलके उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट हो सके। डॉक्टर साहब, अब ये अगले 2 हफ्ते बाद फिर रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, फिर शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स वाले एक बार फिर हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे। वो लास्ट ईयर आपको याद होगा कि 15 दिन तक तो हुकूमत ने कंट्रोल रखा था, लेकिन आखिरी 2 हफ्ते में जब वो फ्री हैंड दिया लोगों को थोड़ा सा, तो वो सुबह से 6 से रात कितने बजे तक मार्केट्स में और मॉल्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लोगों की लगी होती थी। फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन रह पाती, फिर उसका खमियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ अनपॉपुलर स्टेप्स, अनपॉपुलर डिसीजंस हुकूमत को लाजमी लेने पड़ेंगे। सर, अच्छी हुकूमतें पॉपुलर अनपॉपुलर दोनों स्टेप्स लेती हैं, और वो स्टेक बहुत बड़ी है। स्टेक इंसानी ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी पूरी इंसानियत के बराबर है हमारे दीन में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम बच्चा इस दफ़ा पुरानी कमीज़ से ईद कर लेगा या रमज़ान कर लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पास बहुत ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन वो ज़िंदा रहेगा तो पड़ा है। और सबसे बड़ा अलमिया होगा कि इस वक्त हम हमारी जान चली जाए, जबकि वैक्सीन हमारे सर पे खड़ी हैं। 113 वैक्सीन आ चुकी हैं दुनिया में, इतनी मेहनत हो चुकी है। तो वैक्सीन का फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा। अगर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो डेड बॉडी को तो कोई वैक्सीन नहीं लगेगी। अब हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है इस अंधेरी टनल के बाद, इस अंधेरी रात जो 18 माह पे है, और वो किरण ये है कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बहुत करीब हैं। तो अल्लाह करे कि हम सेफली एक दूसरे को ले चलें उस किरण की तरफ, और अपने आप को बचा सकें, ताकि हम जब हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, 75% लोग यानी 15.5 करोड़ लोग इफेक्टिवली वैक्सीनेट हो चुकेंगे, तो जो मर्जी ईद शबरात सब कुछ मनाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारे और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो फैमिली और फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें भी बहुत सारे लोग यकीनन ऐसे हैं जो इसको उस हद तक सीरियस नहीं ले रहे। वैक्सीन आने को तो सब इस सेंस में ले रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई, अब तो कोई मसला ही नहीं है, SOPs को फॉलो नहीं करना। उन लोगों को कैसे मनाएं, किस तरह से उनको ये मजबूर करें कि ये SOPs को फॉलो करना है, ये वाकई एक हकीकत है और इससे इतना नुकसान हो भी रहा है। टीवी पर खबरें भी देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लोगों के सामने, लेकिन फिर भी सीरियस नहीं ले रहे। ऐसे लोगों के लिए क्या करें फिर? देखें, अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह ताला उनको नंबर 1 हदायत दे कि वो लोगों की और अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकें, और उनको ये जनाजे देखने चाहिए कि जिन घरों से निकल रहे हैं, जो डेथ्स, मैं ही कम से कम 3-4 डेथ्स रोज़ की डिक्लेयर कर रहा हूँ, और ये इतनी पेनफुल डेथ है। मैंने हज़ारों बीमारियों की डेथ्स देखी हैं, लेकिन ये इतनी पेनफुल है कि आप आइसोलेशन में मरते हैं, आपके बच्चे आपके करीब कुरान पाक नहीं पढ़ रहे होते, और उसके बाद आपको अबहाम होता है कि मेरी कोई डेड बॉडी को हाथ लगाएगा कि नहीं। एक एक सांस के लिए आप मिन्नत तरला कर रहे होते हैं, आप सांस नहीं आ रहा। आप इमेजिन करें कि क्या कैफियत होगी इस चीज़ से। इस वक्त से हमें डरना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि वैक्सीन कोई अमृत धारा नहीं है। कोई अभी तक ऐसी वैक्सीन नहीं ईजाद हुई जो 100% इफेक्टिव हो, और आज अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसको 6 हफ्ते चाहिए एंटीबॉडीज़ बनाने पे, और ये नहीं पता हमें कि कौन सी एंटीबॉडी कितनी बनेगी तो वो प्रोटेक्टिव है।
वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको खुदारा अपने SOPs फॉलो करने पड़ेंगे अगले 3 से 4 साल। ये नहीं समझें कि ये कोई लहर है जो ख़त्म हो जाएगी, फिर आएगी, फिर ख़त्म। ये कांस्टेंट फिनोमिनन है और हमारे रवैयों पे दारोमदार है कि ये कितनी कम होती है और कितनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक मुश्किल वक्त में हम आए हुए हैं और ये आजमाइश है सबकी, बोल न्यूज़ की भी है, मेरी भी है, आपकी भी है, कि हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बोल क्या रोल प्ले कर रहा है। और अल्लाह करेगा ये ख़त्म हो जाएगा और ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा। वाकई ही अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजार सकेंगे। इस वक्त सिर्फ अपनी वक्ती तौर पे ख्वाहिशात की कुर्बानी दें बजाय इंसानों की ज़िंदगी की कुर्बानी दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि लोगों को SOPs पर लाजमी अमल करना चाहिए और SOPs पर अमल करने के साथ साथ अपने रब के हुजूर गिड़गड़ा कर दुआएं भी करें कि किसी तरह इस वबा से छुटकारा मिल सके। और इसके लिए आज की इस रात से भी फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, चूँकि आज एक अज़मत वाली रात है और इस रात को शब बारात कहा जाता है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गिरिया उजारी की रात है और ये रात रब करीम से तजदीद अहद की रात है। ये रात शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को ख़त्म करने का मौजिब बन सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रात इनामात सुबहानी, इनायत रब्बानी, मुसर्रत जावेदानी और तक़सीम किस्मत इंसानियत की रात है। इस रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है, मुजरिमों की माफ़ी होती है, ख़ताकारों की बारात होती है और ये शब रियाज़त, मुराक़बा व एहतिसाब और तस्बीह व तिलावत की रात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, शाबान की 15वीं रात को इबादत के लिए जागते रहो और इस कामिल यकीन से ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहो कि ये एक मुबारक रात है और इस रात में मग़फ़िरत चाहने वालों के जुमला गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान की दरमियानी रात आए तो रात को जागते हुए कुरान करीम की तिलावत की जाए और नवाफिल में मशगूल हुआ जाए, रोज़ा रखा जाए, क्योंकि इस रात अल्लाह अपनी सिफ़ात रहमान और रहीम और रऊफ़ के साथ इंसानियत की जानिब मुतवज्जो होता है और खुदा का मनादी पुकार रहा होता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे हलाल वाफिर रिस्क अता कर दूँ। और ये सदाएं सुबह तक जारी रहती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। उसके और लैलतुल कद्र के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत आम है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में पाया कि आसमान की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान को आसमान दुनिया पर जलवा कर होता है और कबीला कलब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये रात 5 खुसूसियात की हामिल होती है। इसमें हर काम का फ़ैसला होता है, इसमें इबादत करने की फजीलत है, इसमें रहमत का नुज़ूल है, इसमें शफ़ाअत का एहतमाम होता है और अल्लाह ताला की इस रात में ये आदत करीमा है कि इसमें आब ज़मज़म में ज़ाहिरन ज़्यादती फरमाता है। इसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की उम्र, रिज़्क़ और आम व हवादिस, मसाइब व आलाम, खैर व शर, रंज व गम, फ़तह व हज़ीमत, वस्ल व फ़सल, ज़िल्लत व रिफ़त, कहत साली व फ़राग़ी, गर्ज़ ये कि तमाम साल होने वाले अफ़ाल इस शब मुबारका में उस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले मलाइका को तफ़वीज़ होते हैं जिस पर आइंदा साल अमल होता है। तो आज की इस बाबरकत रात को अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का बाइस बनाएं और अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, इस पाक सरज़मीन के लिए अल्लाह के हुज़ूर खुसूसी दुआएं कीजिए और अपनी खुसूसी इबादात में हमें और हमारी टीम को भी खुसूसी तौर पर याद रखें। और आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।